ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें साइंस फिक्शन, सस्पेंस और हॉरर का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। इसकी कहानी इतनी अनोखी है कि हर कुछ मिनट में ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपका दिमाग हिला देगा। फिल्म की मुख्य किरदार एली एक बेहद रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही है। उसकी याददाश्त कुछ समय बाद अपने आप मिट जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जो पति और बेटी हर पल उसके साथ रहते हैं, वह उन्हें भी पहचान नहीं पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात यह है कि उसके दिमाग में अचानक अनजान लोगों की यादें आने लगती हैं। उन यादों की वजह से वह यह तक भूलने लगती है कि आखिर वह खुद कौन है। कहानी की शुरुआत देर रात सुनसान हाईवे से होती है। सड़क किनारे एक महिला घायल हालत में पड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी अभी किसी भयानक सड़क हादसे का शिकार हुई हो। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका है और टखने पर गंभीर चोट लगी हुई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही देर बाद वह अचानक फिर से होश में आ जाती है। महिला दर्द सहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तेजी से झटके खाने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति अपना नियंत्रण खो रही हो। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। काफी संघर्ष के बाद उसका शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। वह दोबारा आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी अचानक तेज रफ्तार से एक कार उसकी तरफ आती दिखाई देती है और अगले ही पल पूरा स्क्रीन अंधेरे में डूब जाता है। जब महिला ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अनजान बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसके बगल में एक ऐसा आदमी सो रहा था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। महिला घबराकर तुरंत उठ बैठी। वह बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई। घर का हर कोना बेहद सजा संवरा था, लेकिन उसके लिए सब कुछ पूरी तरह अनजान था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, मेज पर रखा सामान और घर की हर चीज उसे बिल्कुल अजनबी लग रही थी। तभी अचानक पीछे से उस आदमी की आवाज आई। वह प्यार से उसे डार्लिंग कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे कोई बुरा सपना आया था। यह सुनते ही महिला पूरी तरह भड़क जाती है। वह पास पड़ा लोहे का डंडा उठा लेती है और गुस्से में उससे पूछती है कि वह कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। आदमी घबरा कर समझाने लगता है कि उसका नाम ब्रूस कार्टर है, वह उसका पति है और उसका नाम एली कार्टर है। लेकिन महिला उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे साफ साफ याद था कि उसका नाम एली नहीं बल्कि सारा थॉम्पसन है। उसका अपना एक पति है और एक बेटा भी है। वह मेन राज्य में पली बढ़ी है और उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। उसे अपनी जिंदगी की एक एक बात इतनी अच्छी तरह याद थी कि उसे यकीन था ये सारी यादें झूठ नहीं हो सकती। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। ऊपर से एक छोटी सी बच्ची नीचे आई और उसे माँ कहकर पुकारा। महिला पूरी तरह टूट गई क्योंकि उसकी यादों में तो उसने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसके सामने खड़ी यह बच्ची उसकी बेटी थी। ब्रूस बच्ची को शांत करते हुए बताता है कि उसका नाम एलिस है और वह दोनों की बेटी है। जितना वह यह सब सुनती जाती है उतना ही ज्यादा डरने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे कोई नशीली दवा दी गई है या फिर सामने खड़ा यह आदमी उसका अपहरण करके यहाँ ले आया है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी ब्रूस जमीन पर पड़ा टूटा हुआ आईने का एक टुकड़ा उठाता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। महिला जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखती है वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि आईने में दिखाई देने वाला चेहरा उसकी यादों वाले चेहरे से बिल्कुल अलग था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ब्रूस उसे समझाने लगता है कि कुछ समय पहले उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। उसी हादसे की वजह से उसे एक बेहद दुर्लभ बीमारी हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक उसका दिमाग पहले देखी गई फिल्मों, पढ़े गए उपन्यासों और रास्ते में मिले अनजान लोगों की यादों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी लेकिन झूठी जिंदगी बना देता है। यानी उसके दिमाग में जो पति, बेटा और पुरानी जिंदगी की यादें हैं, हो सकता है वे सब उसकी बीमारी की बनाई हुई नकली यादें हों। लेकिन सारा यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वह घर एक सुनसान फार्म हाउस में था। आसपास न कोई पड़ोसी था और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। ब्रूस उसे बताता है कि वे लोग जानबूझकर यहाँ रहने आए हैं ताकि वह बाहरी दुनिया से दूर रहकर धीरे धीरे अपनी असली याददाश्त वापस पा सके। ऐसी स्थिति में सारा के पास फिलहाल वहीं रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वह उस घर में खुद को ढालने की कोशिश करने लगी। वह दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखने लगी। ब्रूस ने बताया कि तस्वीरों में उसके माता पिता हैं जिनकी अब मौत हो चुकी है। फिर उसने पुराने वीडियो देखे जिनमें तीनों लोग एक खुशहाल परिवार की तरह हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे। लेकिन सारा को उन पलों की एक भी याद नहीं थी। उसने एलिस के साथ घुलने मिलने की भी कोशिश की। छोटी बच्ची बहुत मासूम और समझदार थी, लेकिन हर बार उसके करीब जाने पर सारा को ऐसा महसूस होता था जैसे दोनों के बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो। एक दिन नहाते समय उसकी नजर अपनी पीठ पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कभी कोई चीज उसके शरीर के आर पार निकल गई हो। हालांकि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे हादसे का पुराना जख्म समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी रात अचानक एलिस एक डरावने सपने से घबराकर उठ बैठी। वह रोते हुए कहने लगी कि एक राक्षस उसे ढूंढने आया था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह राक्षस बिल्कुल उसकी माँ जैसा दिखता था, लेकिन फिर भी वह उसकी माँ नहीं था। एलिस को शांत करने के लिए ब्रूस ने उसे एक टॉर्च दी और कहा, अगर वह राक्षस दोबारा दिखाई दे तो उसकी आंखों पर तेज रोशनी डाल देना, वह खुद ही भाग जाएगा। सारा यह सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके मन की
बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एलिस की कही हुई बात बिल्कुल उसकी अपनी कहानी जैसी थी। वह भी जब होश में आई थी तो उसे ऐसा लगा था जैसे वह किसी और इंसान में बदल गई हो। अगले दिन सारा और एलिस घर के आंगन में बैठकर साबुन के बुलबुले उड़ा रही थी। इसी दौरान बातें करते करते एलिस अचानक अपने नाना का जिक्र करने लगी। उसने बताया कि वह पिछले हफ्ते ही अपने नाना से मिली थी और उस समय उसकी माँ भी उसके साथ मौजूद थी। ये बात सुनते ही सारा के दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि ब्रूस तो उसे बता चुका था कि उसके माता पिता की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन एलिस कह रही थी कि उसके नाना तो पिछले हफ्ते ही उनसे मिलने आए थे। आखिर सच कौन बोल रहा था? क्या एलिस की याददाश्त में कोई गड़बड़ी थी या फिर ब्रूस शुरू से ही उससे झूठ बोल रहा था? सारा अभी इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि तभी अचानक उसकी उंगलियां फिर से बेकाबू होकर कांपने लगी। हैरानी की बात यह थी कि जितना ज्यादा वह सच्चाई के बारे में सोचती, उसका शरीर उतनी ही तेज प्रतिक्रिया देने लगता। ऐसा लग रहा था मानो उसका अपना शरीर ही उसे सच जानने से रोक रहा हो। अपना ध्यान भटकाने के लिए एलिस ने छुपन छुपाई खेलने का सुझाव दिया। सारा बेंच पर बैठकर गिनती गिनने लगी और एलिस दौड़ते हुए सीधे जंगल की तरफ छिपने चली गई। गिनती पूरी होने के बाद सारा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली गई, लेकिन उसने एलिस को बहुत देर तक आवाज लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी एक प्लास्टिक की चादर पर गई। उसके नीचे कुछ बड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था, मानो उसके अंदर कुछ छिपा हो। सारा सावधानी से उसके करीब गई, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे मुड़ी और पूरी ताकत से भागने लगी। भागते हुए वह लगातार एलिस का नाम पुकारती रही। जैसे ही उसे एलिस मिली, उसने उसका हाथ पकड़ा और सीधे घर की ओर दौड़ पड़ी। एलिस भी बुरी तरह डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी यादों में इस तरह का राक्षस पहली बार नहीं आया था। उस रात सारा ने जंगल में हुई पूरी घटना ब्रूस को बताई, लेकिन बाहर जाकर देखने के बाद ब्रूस वापस लौटा और बोला कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। उसने बड़ी आसानी से बात टालते हुए कहा कि शायद आसपास कोई शिकारी हादसे का शिकार हुआ होगा या फिर सारा ने कुछ गलत देख लिया होगा, लेकिन सारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अगर वह इस मामले की जांच नहीं करेगा तो वह खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगी। यह सुनते ही ब्रूस के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगा और आसपास के इलाके की जांच करवाएगा। तब जाकर सारा किसी तरह शांत हुई, लेकिन इसके बाद उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जब वह एलिस के बाल संवार रही थी, तभी उसकी नजर लड़की की गर्दन के पीछे बने एक निशान पर पड़ी। वह निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी अपनी पीठ पर बना हुआ था। उसी पल सारा को एहसास हुआ कि उसके और एलिस के साथ जो कुछ हो रहा है वह न तो कोई बीमारी है और न ही महज एक संयोग। अगले दिन उसने फिर से जंगल जाने की जिद की, लेकिन इस बार ब्रूस अचानक गुस्से से भड़क उठा। उसने किसी भी हालत में उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। इसी दौरान सारा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो एलिस उसके बिस्तर के पास खड़ी रो रही थी। वह सिसकते हुए कह रही थी, माँ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे फिर से मत भूलना। ये सुनकर सारा का दिल बैठ गया, क्योंकि एलिस की यादों के मुताबिक उसकी माँ उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार भूल चुकी थी और कई बार अचानक गायब भी हो चुकी थी। सारा ने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे वादा किया कि अब वह उसे कभी नहीं भूलेगी, लेकिन यह कहते ही उसका शरीर एक बार फिर बुरी तरह कांपने लगा। शोर सुनकर ब्रूस तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन उसने सारा की हालत पूछने के बजाय उसे घूरते हुए एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद आया, चाहे थोड़ा सा ही? सारा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे कुछ भी याद नहीं आया था। यह सुनते ही ब्रूस अपना आपा खो बैठा। वह गुस्से में सारा का गला दबाने लगा। उसी समय एलिस दौड़ कर आई और उसने किसी तरह ब्रूस को रोक दिया। मौका मिलते ही सारा ने मेज पर पड़ी एक पेंसिल उठाई और पूरी ताकत से ब्रूस पर हमला कर दिया। इसके बाद वह जान बचाकर मकई के खेत की ओर भाग गई। ब्रूस भी उसके पीछे पीछे खेत में घुस गया, लेकिन ऊंची ऊंची फसलों के बीच वह उसे ढूंढ नहीं पाया। सारा वहीं छिपकर हांफती रही। उसे लगा कि फिलहाल वह सुरक्षित है। तभी उसकी नजर दूर बने एक पुराने गोदाम पर पड़ी। सच्चाई जानने के लिए उसने उसके अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन गोदाम के अंदर जो कुछ उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई साधारण गोदाम नहीं था, वह ब्रूस का गुप्त ठिकाना था। वहां लगे मॉनिटरों पर घर के हर कोने की लाइव निगरानी दिखाई दे रही थी। मेज पर कई तरह के प्रयोगों से जुड़े दस्तावेज रखे थे और पास ही भट्टी जैसी दिखने वाली एक अजीब मशीन भी मौजूद थी। तभी सारा की नजर एक वीडियो टेप पर पड़ी जिस पर प्ले लिखा हुआ था। उसने बिना देर किए वह टेप मशीन में लगा दी और कुछ ही पलों बाद वीडियो चलना शुरू हो गया। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। असल में सामने दिखाई देने वाला ब्रूस कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक कृत्रिम जीवन रूप था। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसका जन्म प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ था। उसके भीतर असली ब्रूस कार्टर की चेतना और उसकी अधूरी चाहतें मौजूद थीं और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी मर चुकी पत्नी एली और बेटी एलिस को फिर से जिंदा करना। शरीर बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सबसे कठिन काम था यादों को वापस लाना। ब्रूस के पास चेतना का एक विशाल डेटाबेस था जिसमें हजारों लोगों की व्यक्तित्व संबंधी यादें सुरक्षित थीं। उसे यकीन था कि उसकी पत्नी और बेटी की असली चेतना भी उन्हीं में कहीं मौजूद है, लेकिन वह यह पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर सही चेतना कौन सी है। इसलिए वह बार बार प्रयोग करता रहा। हर बार जब वह पत्नी का नया
कृत्रिम शरीर तैयार करता तो उसमें डेटाबेस से एक नई चेतना डाल देता। फिर उसे वापस इसी घर में लाकर देखता कि क्या वह खुद को एली कार्टर मान लेती है या नहीं। अगर वह इस बात पर विश्वास कर लेती तो उसका शरीर स्थिर रहता और वह सामान्य रूप से जीवित रह सकती थी। लेकिन जैसे ही उसे शक होने लगता या वह मान लेती कि वह एली नहीं है, उसके शरीर में अस्वीकरण की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। सबसे पहले उसकी उंगलियां कांपने लगती, फिर पूरा शरीर झटके खाने लगता और आखिर में वह पूरी तरह नियंत्रण खो देती और सिर्फ जीवित रहने की प्रवृत्ति वाला एक खतरनाक शरीर बनकर रह जाती। उस समय ब्रूस अपने ही हाथों उसे खत्म कर देता। वीडियो में सारा ने देखा कि उससे पहले वाली एली भी ठीक उसी की तरह एक दिन जागी थी। उसने भी साफ कहा था कि वह एली नहीं है। ब्रूस ने उसे समझाने की कोशिश की, उससे विनती की, यहाँ तक कि उस पर दबाव भी डाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उसे भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके शरीर को प्लास्टिक में लपेटकर जंगल और मकई के खेत के पास दफना दिया गया। तभी सारा को समझ आया कि जंगल में दिखाई देने वाली वह औरत कोई राक्षस नहीं थी, वह उसी का पिछला रूप थी। लेकिन सबसे क्रूर सच्चाई अभी बाकी थी। एलिस भी सुरक्षित नहीं थी। अगर बेटी ने ब्रूस को उसकी माँ को नुकसान पहुंचाते हुए देख लिया या उसके मन में ऐसी कोई डरावनी याद रह गई जिसे नहीं रहना चाहिए था, तो ब्रूस उसे भी खत्म कर देता और उसकी जगह एक नई एलिस बना देता। वह हमेशा कहता था कि वह अपनी पत्नी और बेटी से प्यार करता है, लेकिन उसकी दुनिया में अगर पत्नी उसकी कल्पना वाली पत्नी नहीं होती या बेटी ऐसी बातें याद रखती जिन्हें उसे भूल जाना चाहिए, तो उन्हें भी बिना किसी झिझक के बदल दिया जाता। ब्रूस का प्यार काफी पहले ही एक खतरनाक जुनून बन चुका था। वीडियो खत्म होने के बाद सारा ने देखा कि ब्रूस अपने अगले प्रयोग की तैयारी शुरू कर चुका था। उसने मशीन से 2 भ्रूण निकाले और उन्हें एक विशेष पालन पोषण यंत्र में रख दिया। वह एक नई एली और एक नई एलिस बनाने वाला था। लेकिन ब्रूस को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस पिछली सारा को वह खत्म समझ चुका था, वह वास्तव में पूरी तरह मरी नहीं थी। वह मिट्टी के अंदर से किसी तरह बाहर निकल आई थी। अपने टूटे फूटे शरीर को घसीटते हुए वह चुपचाप गोदाम तक पहुंची और अपनी आंखों से ब्रूस के पूरे प्रयोग को देख लिया। ब्रूस के वहां से जाने के बाद वह किसी तरह कंप्यूटर तक पहुंची। उसने अपनी सारी यादों को स्कैन किया और उन्हें नई पीढ़ी की एली के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उसे पता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन कम से कम वह चाहती थी कि अगली बार जब नई एली जागे तो उसे शुरुआत से ही पूरी सच्चाई पता हो। लेकिन इसके बाद उसे एक और काम करना था, उसे एलिस को भी बचाना था। कुछ ही समय बाद नई एली और नई एलिस पूरी तरह तैयार हो गई। ब्रूस ने हमेशा की तरह उनके शरीर साफ किए, उन्हें कपड़े पहनाए, उनकी उंगलियों में अंगूठियां पहनाई और फिर दोनों को वापस बिस्तर पर लिटा दिया। देर रात नई एली ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार न उसने चीख लगाई न ही कोई विरोध किया, लेकिन वह बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से मुड़ी, अपना हाथ ब्रूस के कंधे पर रखा और धीरे से उसका नाम लेकर पुकारा। ब्रूस खुशी से लगभग अपना आपा खो बैठा। उसे लगा कि आखिरकार उसका प्रयोग सफल हो गया है। उसे यकीन हो गया कि उसकी असली पत्नी एली वापस लौट आई है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि नई एली के शरीर में पिछली पीढ़ी की सारी यादें मौजूद थीं। वह ब्रूस के पास लौटना नहीं चाहती थी। वह सिर्फ कुछ समय के लिए नाटक कर रही थी ताकि ब्रूस पूरी तरह निश्चिंत हो जाए और अपनी सतर्कता छोड़ दे। जैसे ही ब्रूस कमरे से बाहर गया, नई एली तुरंत उठकर एलिस के पास पहुंची। उसने पहले यह पक्का किया कि बच्ची जिंदा और सुरक्षित है। इसके बाद वह सीधे औजारों वाले कमरे में गई। वहां से उसने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और पीठ पर ज्वलनशील तरल से भरा स्प्रे टैंक बांध लिया। अब उसका इरादा उस पूरे गोदाम को हमेशा के लिए नष्ट करने का था। लेकिन उसी समय ब्रूस को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह वापस अपनी प्रयोगशाला पहुंचा और डेटा की जांच करने लगा। तभी उसे पता चला कि पिछली यादों वाली फाइल से किसी ने छेड़छाड़ की है। एक ही पल में वह समझ गया कि किसी ने उसके प्रयोग में दखल दिया है। गुस्से से पागल होकर उसने फैसला किया कि वह फिर से पूरा प्रयोग शुरू करेगा और इस असफल एली को भी जल्द से जल्द खत्म कर देगा। उधर पिछली पीढ़ी की सारा किसी तरह अपना टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए घर तक पहुंच गई। उसका इरादा एलिस को बचाने का था, लेकिन अब उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था और उसका शरीर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। छोटी एलिस की नजर में वह बिल्कुल उसी डरावने राक्षस जैसी लग रही थी जिसे वह अपने बुरे सपनों में देखती थी। डर के मारे एलिस ने तुरंत टॉर्च उठा ली, लेकिन टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच नई एली गोदाम के अंदर पहुंच चुकी थी। उसने ज्वलनशील तरल पूरे गोदाम के हर कोने में छिड़क दिया। वहां रखे भ्रूणों वाले उपकरण, मशीनें और पुरानी रिकॉर्डिंग देखकर उसे आखिरकार अपनी पीठ पर बने उस रहस्यमयी निशान की सच्चाई समझ आ गई। वह कोई साधारण घाव नहीं था, वह उस जगह का निशान था जहां कृत्रिम जीवन को तैयार करते समय उसके शरीर को मशीन से जोड़ा गया था। जैसे ही वह माचिस जलाने वाली थी, तभी अचानक ब्रूस उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों एक बार फिर आमने सामने थे। ब्रूस अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसकी नजर में वह कोई खलनायक नहीं था, वह तो सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को वापस पाना चाहता था। लेकिन नई एली अब पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। उसने साफ कहा कि यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ किसी पर अधिकार जमाने की जिद है। यह खोने के दर्द को स्वीकार न कर पाने की कमजोरी है। इसी दौरान
दौरान नई एली का शरीर फिर से अस्थिर होने लगा। ब्रूस ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने उसे काबू में किया और घसीटते हुए मकई के खेत में ले गया। उसका इरादा उसे भी पहले की तरह गड्ढे में दफना देने का था, लेकिन उसने एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया। नई एली की उंगलियां धीरे धीरे फिर से हिलने लगी थी। उसे यह भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पिछली पीढ़ी की सारा भी किसी तरह मकई के खेत तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ब्रूस नई एली को गड्ढे में धकेलने के लिए झुका, उसी पल नई एली ने अपनी पीठ पर बंधा स्प्रे टैंक खोल दिया और पूरा ज्वलनशील तरल ब्रूस के ऊपर उछाल दिया। उसी समय पिछली पीढ़ी की सारा ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से पीछे से ब्रूस को कस कर पकड़ लिया। अब पहली बार ब्रूस सचमुच घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नई एली ने माचिस जलाई। अगले ही पल आग की लपटों ने ब्रूस और पिछली पीढ़ी की सारा दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाली सारा ने अपनी जान देकर नई एली और एलिस को हमेशा के लिए आजादी दिला दी। गोदाम में भीषण आग लग गई। नई एली ने तुरंत एलिस को ढूंढा और उसका हाथ पकड़कर उस अभिशप्त फार्म हाउस से हमेशा के लिए निकल गई। आखिरकार वे दोनों उस कैद से आजाद हो चुकी थीं, जिसे ब्रूस प्यार का नाम देता था। अब उन्हें किसी की पत्नी, किसी की बेटी या किसी की नकल बनकर जीने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिल्म का आखिरी दृश्य एक बार फिर सिहरन पैदा कर देता है। गोदाम के सबसे अंदर वाले हिस्से में नई पीढ़ी की एक और एली का भ्रूण पूरी तरह तैयार हो चुका था। यानी ब्रूस का बनाया हुआ यह डरावना सपना शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। ऊपरी तौर पर यह फिल्म कृत्रिम जीवन और बिखरी हुई यादों की कहानी लगती है, लेकिन इसकी असली कहानी उस इंसान की है जो अपने किसी प्रिय को खोने के बाद उस सच को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। ब्रूस ने कभी अपनी पत्नी और बेटी से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब उसने उन्हें बार बार बनाया और हर बार उनकी यादें मिटाकर फिर से शुरू किया, उसी पल उसका प्यार एक खतरनाक जुनून में बदल गया। सच्चा प्यार किसी इंसान को उसकी अपनी पहचान के साथ जीने की आजादी देता है, लेकिन ब्रूस को ऐसी एली चाहिए थी जो हमेशा उसकी बात माने, हमेशा उसे याद रखे और हमेशा उसी रूप में रहे जैसा वह अपनी यादों में देखना चाहता था। इसीलिए इस फिल्म का सबसे दर्दनाक सवाल यह नहीं है कि क्या एक कृत्रिम इंसान के पास आत्मा हो सकती है, बल्कि यह है कि जब एक बनाया हुआ जीवन डर महसूस करने लगे, अपने फैसले खुद लेने लगे और एक बच्चे की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे, तो क्या उसे अब भी सिर्फ एक मशीन कहा जा सकता है?